क्या कैंसर के बाद हमारी लाइफ जो है वो फिर से नॉर्मल हो सकती है, या फिर क्या ट्रीटमेंट से पहले या फिर ट्रीटमेंट के दौरान कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो डॉक्टर हमें क्लियरली नहीं बताते हैं। और थर्ड बात ये, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं अगर वो हमें पहले से पता हो तो हमारी जो कैंसर की जो जर्नी है वो और स्मूथ हो जाती है। सो वेलकम बैक टू कैंसर सर्वाइवर सिलचा। आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले जो लोग मेरी चैनल पर नए आए हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक कोलोरेक्टल कैंसर सर्वाइवर हूँ और उसके साथ साथ एक इलियोस्टोमी होल्डर भी हूँ। जी हाँ, मैं अपने आप को एक ऑस्टमी पेशेंट नहीं मानती हूँ, मैं अपने आप को ऑस्टमी होल्डर मानती हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ में फ़िज़िकली कभी भी अपने आप को जो है वो पीछे नहीं समझती हूँ। शायद इसी जो वजह से मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ और मैं अपने 4th स्टेज से मैं वापस आई हूँ। तो आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आइए वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कैंसर के बाद हमारी जो लाइफ है वो पहले जैसी नॉर्मल रहती है या नहीं। तो इसमें 3 तरह की बातें होती है, क्योंकि कैंसर की जो जर्नी है वो बहुत ही लंबी होती है और हम हर जगह से मतलब पूरी तरह से लाइफ जो हमारी है वो चेंज हो जाती है। मेंटली भी कह सकते हो, फिज़िकली भी कह सकते हो और एक फाइनेंशियली भी कह सकते हो। क्योंकि फाइनेंशियली इसीलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि कैंसर हमारे इंडिया में जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो बहुत ही कॉस्टली है और कॉस्टली होने के बाद भी रिकवरी के चांसेस अगर आप देखो तो 50-50 रहते हैं। तो इसी की वजह से फाइनेंशियली भी हम बात करेंगे। तो फाइनेंशियली रिकवरी वो तो आपके लाइफस्टाइल पर या फिर आपके ऑक्यूपेशन पर रहती है, आपके फैमिली मेम्बर की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर रहती है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे मेंटली। तो अगर आप एक हैप्पी पर्सन हैं या फिर आपके जो फैमिली है उसमें अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो आप मेंटली पहले की तरह जी सकते हो। अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैंने जो अपनी ट्रीटमेंट है मैंने 2 साल करवाई है। तो उन 2 सालों में मेरी जो मेंटल हेल्थ थी वो पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही थी। तो उस वक्त मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो पहले जैसी नहीं थी। बट हाँ, अभी धीरे धीरे जैसे मेरी ट्रीटमेंट बंद हुई है, मैं अपने रूटीन काम में वापस आ गई हूँ। तो जी हाँ, अभी धीरे धीरे मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो पहले जैसी हो गई है, मतलब मेंटल लाइफ जो कह सकते हैं वो पहले जैसी हुई है। मैं 70 से 80% तक कह सकती हूँ कि आज मेरा कैंसर 2020 में डिटेक्ट हुआ था, 2023 चल रहा है। तो जी हाँ, इस टाइम पे 70 से 80% जो है वो मेरी लाइफ में अभी पहले जैसा ही बर्ताव आ गया है, मैं पहले जैसी लाइफ जी रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं फ़िज़िकली देखिए, फ़िज़िकली लाइफ जो है वो पहले जैसी जीना आपके लिए शायद पॉसिबल बहुत सारे कैंसर में मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे कैंसर में रूटीन जो लाइफ है वो मेरी नहीं हुई है। उसका रीज़न ये है कि जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके बाद मेरे जो केमोथेरापीज़ हुई और मेरी सर्जरी जो है वो मेरी ऑलरेडी 2 बार हुई और 2 बार सर्जरी होने के बाद भी मैं एक इलियोस्टोमी होल्डर हूँ। तो मैं पहले जो अपनी लाइफ जीती थी उस लाइफ से मैं अभी कंपेयर करूँ तो मेरी जो लाइफ है वो वैसे बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि अभी मुझे रूटीन लाइफ में अपने डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है और पहले की तरह मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि थकावट वगैरह भी रहता है। और उसके अलावा मेरा जो बैग है मुझे हर 2 या फिर 3 दिन में अपना जो बैग है वो चेंज करना पड़ता है। तो मेरी जो फ़िज़िकल लाइफ है वो पहले जैसी नॉर्मल हो चुकी है। मैं घर में खाना बनाती हूँ, अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ या फिर मैं अपनी रूटीन लाइफ जी रही हूँ, लेकिन पहले जैसी एग्जैक्ट 100% मैं अपनी लाइफ को नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 50% पहले जैसी हो चुकी है। 50% इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि मैं पहले जैसे अपने घर में खाना बनाती हूँ, अपने घर का जो रूटीन काम है वो मैं करती हूँ और अपने बच्चों के साथ मैं खेलती हूँ और अपने इन-लॉज़ के साथ मैं रहती हूँ, तो मैं उनके साथ बातचीत करती हूँ। हम लोग जो है वो क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो इसी तरह से थोड़ी-सी 50% जो मेरी लाइफ़ है वो नॉर्मल फ़िज़िकली हुई है, लेकिन बाकी के 50% मुझे अपने बैग चेंज करने में या फिर आप कह सकते हो कि मुझे अपना पेन वगैरह जो बॉडी में रहता है उसकी वजह से, या फिर थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि क्योंकि मेरी सर्जरी ऑलरेडी 2 मेरा सी सेक्शन है और मेरी कैंसर की भी 2 सर्जरी हुई है।
तो फिज़िकल जो मेरी हेल्थ है वो पहले जैसी 100% अब नहीं है। लेकिन ये 50% सुनकर आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मुझे कैंसर हुआ था तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस हद तक जो है वो अपना रूटीन लाइफ में एंजॉय कर पाऊँगी। क्योंकि एज़ पर द डॉक्टर उन्होंने बोला था कि अगर ये ठीक हो भी जाएगी या फिर इनका कैंसर अगर चला भी जाएगा, तब भी ये अपने बेड से उठ नहीं पाएगी, सिर्फ़ ये लेटी-लेटी आपको और आपके घर के लोगों को देख पाएगी। उनकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल कभी भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं, आप जैसे देख सकते हो, मैंने व्लॉग वगैरह भी डाला हुआ है मेरी चैनल पर, जाके आप पहले के वीडियोस भी देख सकते हो। और अभी के रिसेंट वीडियोस में भी मैंने डाला है कि मैं कैसे और क्या अपने घर का काम कर सकती हूँ। तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि एज़ पर टू नॉर्मल पीपल की तरह तो मैं 100% तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपना ट्राई करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ और अपनी रूटीन लाइफ जो है वो वापस लाने की मैं कोशिश तो हमेशा ही करती हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि जब कैंसर की जर्नी शुरू होती है तो क्या डॉक्टर हमें सब कुछ सही में बताते हैं या नहीं। तो शुरुआत में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी कैंसर जो जर्नी है वो शुरू होने वाली थी, तब हम डॉक्टर्स के पास गए थे, तो डॉक्टर्स अपने आप से खुलकर आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। सबसे पहले तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपकी जो टोटल हेल्थ है वो अभी कैसी है, इसमें आगे बढ़कर क्या चांसेस है आपके रिकवरी के, कौन-कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो अपने हिसाब से एक ही ट्रीटमेंट बताएँगे, आपको ऑप्शंस उनको पूछने पड़ेंगे कि इसमें क्या ऑप्शंस है। अगर आपको वो बताते हैं, वो टर्म आप इंटरनेट पर डालकर या फिर 1 या फिर 2 और लोगों के या फिर और डॉक्टर्स के आप ले सकते हैं रिव्यू कि इसमें आगे क्या हो सकता है, उसके बाद ही आपको अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो डॉक्टर ने शुरुआत में ही बोल दिया था कि इस केमोथेरेपी देंगे, अगर फ़र्क हुआ, अगर नहीं हुआ, थोड़ी-सी जो आपकी ट्यूमर है वो श्रिंक होगी, तो फिर हम सर्जरी करके ये सारी चीज़ें निकाल देंगे। लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे ये नहीं बताया था कि अगर मेरा जो ट्यूमर है वो श्रिंक नहीं हुआ, अगर वो सर्जरी करेंगे, अगर ये सारी ट्रीटमेंट फ़ेल गई, तो मेरे पास उसके बाद क्या ऑप्शंस है। तो मैंने भी उस टाइम पे डॉक्टर को नहीं पूछा था और डॉक्टर ने भी सामने से हमें कुछ भी नहीं बताया था। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब मेरी 3 मैंने 21 डेज़ वाली साइकिल वाली केमोथेरेपी जब लिया था और उसके बाद जब मेरा ट्यूमर श्रिंक नहीं हुआ, तो डॉक्टर्स ने बोला कि ट्यूमर श्रिंक नहीं हो रहा है, हमें सर्जरी करना पड़ेगा। हम इमीडिएटली सर्जरी के लिए 15 या 10 या 15 दिनों के बीच में ही हम रेडी हो गए कि चलो ठीक है, हम सर्जरी करवा लेंगे। लेकिन वो सर्जरी के बाद भी मेरा जो रिकवरी आना चाहिए वो रिकवरी नहीं हुआ, मुझे रीअकरेंस हुआ। तो उस टाइम पे हमें आगे कोई हमारा जो रास्ता है वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि पहले से हमने सोचा ही नहीं था। हम उसी हिसाब से चल रहे थे जो हमें डॉक्टर्स बता रहे थे, और हमें लोग लगा था कि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वही सारी चीज़ें जो है वो हमारे साथ होने वाली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर जर्नी में जो आपने सोचा है या फिर आपके डॉक्टर्स जो आपको बता रहे हैं, उससे उल्टा भी हो सकता है। तो आप, अच्छा होगा और बेटर होगा कि आप ऑप्शंस लेके अपनी लाइफ में चलें। मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड थे, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे खड़े थे जिनकी वजह से जो है वो मेरी रिकवरी आई, और मैं अभी आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये पॉसिबल हुआ। तो एक बात तो ये है कि आपको जो अपने डॉक्टर्स बोलते हैं सिर्फ वही ना सुने, आप अपने डॉक्टर को काउंटर क्वेश्चंस कीजिए और 2-3 डॉक्टर्स के रिव्यूज़ लीजिए, इंटरनेट पर सर्च कीजिए, और कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस है इसके, या फिर इसके ट्रीटमेंट के कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, या फिर इस ट्रीटमेंट के कौन से रिज़ल्ट अवेलेबल है। आपको ये सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो थर्ड चीज़ पर जैसे मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ अगर हमें पहले से पता हो तो हमारी जो कैंसर की जो जर्नी है वो और भी स्मूथ हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि जो हमारी कैंसर जर्नी है वो काफ़ी लंबी होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कैंसर है, अगर पहले स्टेज का कैंसर है और अगर डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा, या फिर कोई भी स्टेज का कैंसर है लेकिन डॉक्टर ने बोला कि विद इन हाफ ईयर या फिर विद इन ईयर आपका जो पूरा जो है आप पहले जैसे हो जाओगे, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ माइंड में से निकाल देनी है
क्योंकि जो कैंसर की जो जर्नी ही है वो हमेशा ही लंबी ही होती है और उसके लिए हमें हमेशा ही प्रिपेयर होना चाहिए। सेकेंड चीज़ उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जर्नी होने वाली है वो काफ़ी पेनफुल होने वाली है। सबसे पहले क्योंकि कैंसर हुआ है, किसी पार्ट में ट्यूमर है, उसको हटाने के लिए हमें बहुत सारी मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, या तो सर्जरी होने वाली है या फिर आपको रेडिएशन या फिर आपको केमोथेरापी, ये सारी चीज़ों के थ्रू जाना पड़ेगा। तो फिर इसमें ये चीज़ हो सकती है, मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ये ट्रीटमेंट थोड़ी-सी आपकी पेनफुल होने वाली है। इसको लेकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। लेकिन जैसे चीज़ पता चलता है कि सबसे पहले कि यहाँ पर कोई चीज़ आने वाली है, तो हम पहले से ही उसके लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पेनफुल जो जर्नी होती है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगी कि जब मैं अपने पेट स्किन के लिए सबसे पहली बार गई थी, तो मैं इतना रोई थी क्योंकि जो प्रोसीजर वगैरह होती है वो काफ़ी लंबी होती है। आपको अगले दिन से भूखा रखा जाता है, वहाँ पर भी जाकर आपको 2 लीटर पानी पिलाया जाता है दवाई वाला। उसके बाद जब पेट स्किन के लिए ले जाया जाता है, तब वहाँ पर मेडिसिन जो चढ़ती है उससे आपके बदन में, मतलब पूरी जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी जलन वगैरह होती है, जो सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी। उसके बाद डिस्चार्ज कैसे लेना है और उसकी प्रोसीजर क्या है, तो ये सारी चीज़ों में पहली बार जब मैं गई थी, सुबह 6 बजे से मैं जाकर बैठी थी और पूरा दिन जो है वो मेरा गया था, और मेरा दोपहर में डेढ़ बजे के आसपास मैं वहाँ से हॉस्पिटल से निकली थी, और अगले दिन से ही मुझे रात में मैंने 12 बजे से खाना जो है वो मैंने बंद कर दिया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था। लेकिन जब मैं उसके बाद रेगुलरली हर 3 महीने बाद जाने लगी, तो जैसे-जैसे मुझे चीज़ें पता चली, मतलब थी कि अब ये चीज़ होने वाली है, अब ये चीज़ होने वाली है, तो मैं खुद एक मेंटली प्रिपेयर थी। तो इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो वहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम है वो कम होती है। तो अब मैं जब अपने पेट स्किन के लिए जाती हूँ, तो मैं अपने 12 बजे मैं रात को भूखी भी रहती हूँ। सुबह मैं वहाँ पर 7 बजे जाकर फिर अपना जो पेट स्कैन है वो मैं करवाती हूँ। लेकिन बहुत सारी गलतियाँ हैं जो मैंने बंद कर दी। जैसे मैं पहली बार गई थी तो मैं अपना खाना लेकर नहीं गई थी। दूसरी बात, वहाँ पर पहली बार जब मैं गई थी तो मैंने पानी पहले से घर से नहीं पिया था, और वहाँ पर जाकर मेरी वैन पकड़ने में बहुत सारी परेशानी हुई थी। तो जब मैं अभी रेगुलरली जाने लगी तो मुझे पता चलने लगा, तो मैं अपना पानी पी के जाने लगी, तो मेरी वैन है वो टोटली कंट्रोल में आने लगी। जैसे आप सबको पता है मुझे शुगर भी है, तो एक बार ये भी हुआ था कि जब मैं अपने पेट स्किन के लिए गई तो मेरा शुगर 200 से ज़्यादा आ गया, और उस दिन मेरा पेट स्किन नहीं हो पाया, तो उसके लिए मुझे दूसरे दिन जाना पड़ा। लेकिन जब टाइमली मुझे पता चलने लगा, तो मैं अभी जब जाती हूँ तो अपना पहले से ही अपना शुगर वगैरह जो है वो मैं कंट्रोल करके जाती हूँ, ताकि मुझे उसके लिए दोबारा ना जाना पड़े और उसी दिन जो मेरा प्रोसीजर है वो सारा कंप्लीट हो जाए। तो यही सारी चीज़ें होती है, हमें पहले से पता होने से जो स्मूथनेस है वो काफ़ी आ जाती है। एक बात ये भी है कि जब कैंसर का पता चलता है तो तुरंत ही आपके लिए अवेलेबल ऑप्शंस ट्रीटमेंट के जो भी है उनके बारे में आपको पहले से ही सर्च करना होगा, तो आपकी जो जर्नी है वो भी स्मूथ हो जाएगी। क्योंकि जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि टारगेटेड थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी जैसा कुछ होता भी है। मुझे लगा था सिर्फ केमोथेरेपी होगा और सर्जरी होगी, और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर मेरा जो है वो रेडिएशन करेंगे, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी मुझे इम्यूनोथेरेपी भी लेनी पड़ी, मुझे बहुत सारे जो बॉटल है उसके ब्लड के उसकी भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरा ब्लड जो है वो बार-बार कम हो जाता था, क्योंकि मुझे रेक्टम ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होती थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मुझे सर्जरी के वक़्त बहुत सारे प्लाज़्मा की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो ये सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान पहले से ही रखना चाहिए। कैंसर में अगर डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी के बारे में अगर आपको बताते हैं कि सर्जरी आपको करना पड़ेगा, तो हो सकता है उस टाइम पे आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े, तो आप ब्लड के लिए पहले से ही डोनर को ढूंढ के रख सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको भागम दौड़ी कम होगी और आपकी परेशानी जो है वो थोड़ी सी कम हो सकती है।
और उसके अलावा मैं ये कहना चाहती थी कि जब कैंसर का पता चलता है तो उसके बाद हमें रिपोर्ट्स के बारे में पता कर लेना चाहिए कि कौन कौन से रिपोर्ट किस वक्त हमें लगने वाले हैं। तो अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अगर ऑलरेडी हमारे पास जो रिपोर्ट्स उनको चाहिए वो अगर हम लेकर जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि हमारा जो 1-2 बार का आना जाना जो है वो कम हो सकता है और वहाँ पे भी हमें बहुत लंबी रिलीफ मिल सकती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की स्कीम या फिर एनजीओ जो रन करते हैं कैंसर के लिए, उसके बारे में भी पता कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त पे कहीं पर जाके आपको ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर आपकी पैसे की सेविंग्स भी हो सकती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो जो पेट स्कैन होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो उस टाइम पे हमें जब पता चला था कि उस टाइम पे माँ अमृतम जो योजना थी गुजरात में, तो उसी की वजह से मेरे पेट स्कैन के काफ़ी सारे पैसे जो है वो बचने लगे थे। तो हो सकता है कि ऐसी ट्रीटमेंट आपके भी स्टेट में अवेलेबल हो, और अगर गुजरात में है तो वो माँ अमृतम कार्ड अभी भी वो ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो उसमें करवा सकते हैं, केमोथेरापी भी करवा सकते हैं, सर्जरी भी करवा सकते हैं और ऐसे सारे रिपोर्ट्स भी आप जो है वो निकलवा सकते हैं। तो उसके बारे में भी पता करना ज़रूरी रहता है और उससे हमारी जो कैंसर जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है। कैंसर जर्नी जो है वो स्मूथ करने के लिए हमें ऑलरेडी हमारे फैमिली मेम्बर को पहले से ही उनको रेडी करना चाहिए। जब मेरी कैंसर की जर्नी शुरू हुई तो मेरी छोटी वाली बेटी बहुत ही छोटी थी, वो सिर्फ 5 महीने की थी जब मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए उसे अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ कर गई थी। उसके अलावा मैंने जो मेरी बड़ी बेटी थी वो उसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। वो 1-2 महीना इधर रहती थी, 1-2 महीना उधर रहती थी, तो उसकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी जो है वो असर हुआ था उस टाइम पे। तो इसकी भी प्री प्लानिंग हमें करनी चाहिए कि अगर हमारे घर में बच्चे हैं या फिर हमारे घर में ओल्ड एज पीपल है तो उसका हम क्या करेंगे, या फिर एक लंबे वक्त के लिए हमें कोई किसी को अरेंज करना पड़ेगा जो उनकी केयर कर सकता है या फिर उनको हमारी जगह पे उनको प्यार दे सकता है। तो हो सकता है कि जो उनकी मेंटल हेल्थ है उन पर इतना ज़्यादा असर ना पड़े। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन आपके एक जो सब्सक्राइब बटन दबाने से मेरा जो हौसला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।